हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अनेकों योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से शुरू की गई हैं। तो वहीं मनोहर सरकार के प्रयासों का सार्थक परिणाम भी देखने को मिला है। अब प्रदेश के किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और कुछ किसान तो ऐसे ही जो पहले ही आधुनिक खेती को अपनाए हुए हैं। उनकी प्रगतिशील किसानों में से एक है करनाल के रहने वाले नरेंद्र चौहान। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान ने बताया कि खेती करना उनके लिए खानदानी पेशा रहा है। उनका कहना है कि नौकरी छोड़कर उन्होंने बागवानी को अपनाया और एक नर्सरी शुरू की, जिससे आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा की धरती पर प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान बादाम और सेब जैसे फल उगाने का कारनामा करते हुए अन्य किसानों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह चौहान राणा फार्म से बोल रहा हूँ और खेती से तो बचपन से ही जुड़े गए, हमारा खानदानी काम है। हमारे माता पिता जी खेती से ही जुड़े थे, खेती से ही हमारी पढ़ाई लिखाई कराई है। तो पढ़ाई लिखाई करते करते मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की, MSW किया। MSW करने के बाद मैं चंडीगढ़ डी ड्रग एडिक्शन सेंटर में, सुजीवनी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर था सेक्टर 17 में, वहाँ पे मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली MSW पास आउट होने के बाद। तो वहाँ रहते रहते मेरे दोस्त थे अलावत जी, उन्होंने बताया यार तेरी तो इतनी अच्छा फार्म है, GT रोड के ऊपर है और मधुमक्खी का काम मैं 86 से कर रहा था, तो मधुमक्खी का काम है ही है, तो क्यों ना तू नर्सरी का काम कर लेता। तो मैंने वहाँ रहते रहते नर्सरी के लाइसेंस के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला मैंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ पे आके अपने बागवानी की नर्सरी मैंने स्टार्ट की। तो बागवानी में मेरा पूरा इंटरेस्ट था, इसलिए नौकरी में मेरा इतना दिल भी नहीं लगा। 90 से मैं अपनी नर्सरी चला रहा हूँ, लवली नर्सरी राणा फार्म पे, झिलमिल ढाबे के पास है जो। तो इसके अंदर मैंने 95 में अखनूर एरिया से ला करके गर्म इलाके में, क्योंकि मैंने देखा कि अखनूर में जहाँ बादाम हो रहा है वहाँ कभी बर्फ़ नहीं गिरती, सिर्फ ठंड होती है और ठंड हमारे यहाँ भी होती है। तो वहाँ से मैं कटिंग लेके आया। 95 में मैंने यहाँ ले आके आड़ू पे उसे ग्राफ्ट किया और अगले ही साल उसमें 2-4 बादाम लग गए। तब मुझे विश्वास हो गया कि बादाम ये वैरायटी हमारे यहाँ हो सकती है। तो गुरबंदी वैरायटी थी, उसका वैरायटी का नाम भी मैंने अपने ही दिया, राणा गुरबंदी 96, क्योंकि 96 में पहली बार मैंने उसका फल यहाँ अपने फार्म पे देखा था। तो बादाम तैयार कर रहा था, फार्मरों को बता रहा था, गाइड कर रहा था। बादाम जब मैं बताता भाई बादाम हमारे यहाँ हो सकते हैं, तो फार्मर पहले विश्वास नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे, हाँ यहाँ होंगे, ये तो पहाड़ों पे होते हैं। जब उन्होंने मेरे बाग में लगे हुए बादाम देखे, उन्हें तोड़ के खिलाए, तब उन्हें विश्वास हुआ। इसी तरह से फिर 2015 में पंजाब केसरी के अंदर किसी फार्मर की आई होशियारपुर से, उसके वहाँ 2 एकड़ में पालमपुर यूनिवर्सिटी वालों ने सेब लगवाया हुआ था। तो फिर मेरे मन में आया, जब पालमपुर का सेब होशियारपुर में हो सकता है तो मेरे करनाल में क्यों नहीं हो सकता। तो 2016 में मैं पालमपुर यूनिवर्सिटी गया, पूरी जानकारी ली, वहाँ से पौधे लेके आया दिसंबर में मैं, और ला करके मैंने अपनी फार्म पे लगा दिए। तीसरे साल उन पे अच्छे से फल आ गए। तब मैंने सभी को बताया, फार्मरों को भी यहाँ भी सेब हो सकता है। तो अपना राणा गोल्ड एप्पल करके मैंने अपना ब्रांड का नाम रखा है। उसके अंदर अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है, हरमन 99 है, ये तीनों वैरायटी मैदानी एरिया में पूरी तरह से कामयाब है। तो कोई भी फार्मर हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लगा के अच्छे से सेब और बादाम ले सकता है। वो बात दूसरी कि जो लाल वैरायटी वहाँ की होती है वो नहीं है, बट इसकी एक अलग क्वालिटी है। इतना जूसी होता है बहुत ज़्यादा, अगर हम इस सेब में बुड़का मारेंगे तो हमारे ऊपर रस गिरेगा ही गिरेगा। इसकी अलग से खासियत है और अलग से पहचान है। प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देते हैं, इसके लिए अन्य किसानों को भी प्रेरित करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि देश भर से किसान उनके पास खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं। हिंदुस्तान से आते हैं, जो भी किसान आता है मैं उसे पूरी तरह से जानकारी देता हूँ और उनको एक और जानकारी देता हूँ, भाई पेस्टिसाइड ने और जो केमिकल फर्टिलाइजर ने हमें घेरा हुआ, इससे बाहर निकलो। मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम किया हुआ है, केचुआ पालन का। फार्मर्स को मैं अपनी
फार्मर वाली भाषा में समझाता हूँ भी केचुआ पालन में तुम कैसे कामयाब हो सकते हो। जैसे शुरू में मैंने केचुआ पालन किया, मैं केचुए मोल ला करके डालता और वो मर जाते। ट्रेनिंग भी ली मैंने, मुड़थल में भी लेके आया, चूड़ सिंह फार्म है जो छछरौली के पास, वहाँ भी जाके मैंने ट्रेनिंग ली, पर मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं सुल्तानपुर में एक फार्मर से मिला, उसने काम किया हुआ था केचुआ का। उसने बताया किसान की भाषा में, भाई जब गोबर के अंदर गर्मी खत्म हो जाए, स्मेल खत्म हो जाए, तब उसमें केचुआ छोड़ना है। उसने बताया 6-7-8 दिन के बाद उसके अंदर हाथ डाल के देखो, अगर गोबर ठंडा है तो उसके अंदर से मुट्ठी भर के ले आओ, अगर गर्म है तो अभी तो कच्चा है, उसके अंदर से मुट्ठी भर के ले आओ, उसकी खुशबू लो। अगर गोबर की खुशबू आनी बंद होगी तो उसमें आप केचुए छोड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं केचुआ पालन में कामयाब हो गया। जो भी फार्मर मेरे पास आते हैं मैं इस भाषा में उनको समझाता हूँ, ताकि वो 1-2 भी पशु है तो 1-2 पशु से ही 1 एकड़ तक का केचुआ पालन से वो खाद तैयार कर सकता है। और ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक सारी धान वगैरह सब कुछ ऑर्गेनिक तैयार कर सकते हैं। करीब 14 एकड़ जमीन पर बागवानी करते हैं प्रगतिशील किसान नरेंद्र चौहान। उन्होंने बताया कि सेब और बादाम समेत कई तरह के फल और सब्जियों के पेड़ उन्होंने लगाए हुए हैं। इस दौरान ये भी बताया कि किसान कैसे कम जमीन में भी ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। बागवानी जो की है वो 14 एकड़ में की है, टोटल जो खेती है वो 60 एकड़ में। तो कौन कौन सा जो है बागवानी में आपने जो है बागवानी में फल वगैरह? सेब है, बादाम है, आड़ू है, आलू बुखारा है, आम की सारी वैरायटी है, फलसा है, चीकू है, लीची है, सभी पेड़ हैं जो यहाँ हो सकते हैं। इवन इजराइल की निजी सिक्की तक मैंने अपने फार्म पे लगाई हुई है, उगाई हुई है। पंजाब ब्यूटी नाशपाती जो बबूगोसे जैसी होती है, बहुत नरम होती है और बहुत ज़्यादा ईल्ड उससे निकलती है, वो सब मैंने अपने बाग में लगा रखे हैं। उसके पौधे भी तैयार करता हूँ। कोई भी फार्मर मेरे पास आता है पूरी जानकारी उसको देता हूँ, कब काट छाँट करनी है, कब कैसे देखभाल करनी है, कैसे कब इसमें खाद डालनी है, पूरी जानकारी जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ किसान। तो किस तरह से सर किसान मुनाफा कमा सकते हैं सरल भाषा में, क्योंकि भूमिहीन किसान जिनके पास कम भूमि है किस तरह से मुनाफा ले सकते हैं? अभी मैंने 1 एकड़ आपको दिखाया जिसके अंदर मैंने आड़ू लगा रखा है और दशहरी आम लगा रखा है। दशहरी आम की कोई भी वैरायटी लो 12 साल में जाके यंग होती है, फल देना 3 साल बाद शुरू कर देगी, पर यंग जो होगी ना, इनकम जिसे कहते हो, तो कम से कम 12 साल बाद शुरू होती है। उससे पहले मैंने उस पर 10-10 फुट पे आड़ू लगा दिया है। आड़ू की लाइफ ही 6-7 साल है। आड़ू तो दूसरे तीसरे साल 20-30 पेड़ सूखते रहते हैं, मैं नए लगाता रहता हूँ। जब तक आम का पेड़ यंग नहीं होगा, पूरा फल नहीं देना शुरू होगा, उससे आड़ू से मुझे इनकम मिल रही है। दूसरा, उसके अंदर मैंने सर्दियों में हमें क्योंकि खेत की साफ सफाई तो करनी है, अक्टूबर में मैंने 20 अक्टूबर को उसके अंदर मसूर बो दिया था। आड़ू को पानी नहीं देना होता और मसूर को भी पानी नहीं देना होता। एक आध बारिश आ जाती है उसी पे पक जाता है, ज़्यादा बारिश आ जाए उससे भी मर जाएगा, पानी देंगे तो मर ही जाएगी। इस तरह से किसान अगर मल्टी एम से देखेगा, अलग अलग नज़रिए से देखेगा, भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्यों ना ऐसी मेहनत करूँ कि वो फ्रूटफुल हो। जब मैंने बरसात के बाग इसकी साफ सफाई की, नड़ाई गुड़ाई की, इसमें पड़ेवा करके बहा के इसमें मसूर बो दिया और मेरी मसूर भी हो जाएगी और बाग भी साफ सुथरा है। और उसमें मैंने दशहरी आम पूरे में लगा रखा है और आड़ू लगा रखा है। कितनी इनकम सर होती है सीजन वाइज, जिस तरह से फ्रूट अलग अलग आता जैसे है? 1 एकड़ से मैं लगाऊं तो मसूर, आड़ू सारा कुछ लगा के 1,40,000 तक 1 एकड़ मुझे दे जाता है अभी। और जिस दिन मेरा दशहरी आम पूरा यंग हो जाएगा तो उस दिन ये सोचो कम से कम 2.5 लाख का 1 एकड़ मेरा जाएगा। क्योंकि मैं किसान को ये भी बताता हूँ कि जो दशहरी लंगड़ा चौसा वैरायटी है, रामकेला है, इन पे 1 साल फल आता है, 1 साल नहीं आता। मैं किसान को समझाता हूँ भी इसमें साल में 2 बार खाद डालना होता है, कौन कौन सी खाद डालनी है, कैसे डालनी है, वो सारा मैंने समझाता हूँ। तो मार्केटिंग वगैरह भी सर की जाती है आप द्वारा? जैसे मेरे बाग से ही आके 50% फ्रूट मेरे बाग से बिकता है। सेब तो आज तक मार्केट तक मैंने ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूर्ति नहीं कर पाया हूँ, यहीं से बिक जाता है क्योंकि मैं जीटी रोड के ऊपर बैठा हूँ। साथ ही उन्होंने परंपरागत तरीके से खेती करने वाले किसानों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि लकीर के फकीर ना बने, बागवानी अपनाएं, मेहनत करें और अच्छी इनकम पाएं। साथ ही ये भी बताया कि मनोहर सरकार की तरफ से भी सभी बाग लगाने वालों की मदद की जाती है और वो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
किसान भाइयों से मैं यही कह जाऊंगा, लकीर के फकीर ना बने, गेहूं जीरी से छुटकारा पाएं, एमएसपी के लिए ना लड़े, अपने खेतों के साथ लड़ाई करें और उनकी अच्छी देखभाल करें और बागवानी में और सब्जी में आए और अच्छी इनकम पाएं। तो सरकार की तरफ से भी सर किसी तरह का आपको सहयोग वगैरह दिया जाता है? सरकार की तरफ से सभी बाग लगाने वालों को सहयोग दिया जाता है, दवाई के लिए, खाद के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। कोई अगर नया बाग लगाता है तो उसके 50,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। ड्रिप 80% तक सब्सिडी पे ड्रिप लगवाई जाती है। इससे ज्यादा सरकार से और क्या चाहेंगे। तो आप भी ले रहे हैं सर लाभ? बिल्कुल ले रहे हैं। मनोहर सरकार अपने किसानों की हर संभव मदद करती है। किसानों से तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार खुद भी आधुनिक खेती, बागवानी अपनाने की अपील करते हुए नजर आते हैं। सरकार के प्रयासों का ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। अब किसानों का रुझान प्रगतिशील किसानों की तरफ बढ़ रहा है।